हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि हमारे पास हमने पढ़ा था अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। उसी से रिलेटेड है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। देखो इसमें अपन पढ़ते हैं क्या। इसका सबसे पहले अपन लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। व्हेन एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड विथ ईटीएस। ठीक है। यदि एटीपी का सिंथेसिस होना यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ लिंक्ड होता है उसे अपन बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अब प्योर रेशियो देखते हैं यहाँ पर। इट डिनोट्स द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन पर मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है। प्योर रेशियो क्या बोल रहा है अपन को कि नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है एटीपी को बनाने के लिए पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, मतलब जितना ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो रहा है पर मॉलिक्यूल एटीपी प्रोडक्शन के लिए उतना आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी कंज्यूम्ड होगा, ये बोल रहे हैं इसका मतलब। ठीक है। इन सिंपल टर्म इट डिनोट्स एटीपी प्रोडक्शन फ्रॉम, देखो आपको पता होगा ना, आप देखो जब आप 11th में होते हैं ना तो आप पढ़ते हैं कि एक NADH2 से आपका 3 ATP बनते हैं, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। बट आप जब किसी भी बड़े कोर्स पर इंटर करते हैं लाइक MBBS, तो उसमें आप देखते हैं कि NADH ना 2.5 ATP बनाता है एंड FADH2 1.5 ATP बनाता है। ठीक है। हायर क्लासेस में अपन ये पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो अपन ने तो पढ़ लिया कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। अब अपन को पता होना चाहिए कि एटीपी का प्रोडक्शन होगा कैसे एक्चुअल में, है ना। तो देखो एटीपी हमने पढ़ा था ETS में कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स 5 होता है। ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स 5 होता है उसमें आपका एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है ना। एटीपी सिंथेज होता है कॉम्प्लेक्स 5, उसमें आपका FO एंड F1 सब यूनिट होता है। ठीक है। जो कि क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, मोटर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब देखो हम एक चीज़ और पढ़ते हैं यहाँ पर कि हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है ना, उस पर F0 पार्टिकल होता है एंड जो हमारे पास मैट्रिक्स वाला साइड होता है ये वाला, इसमें 3 बीटा एंड 3 अल्फ़ा यूनिट होती है। ठीक है। और F1 सब यूनिट बोलते हैं अपन इसको, 3 बीटा एंड 3 अल्फ़ा को, और F0 जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है। और पढ़ते हैं मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे तो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। इसमें अपन देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है इसका। अभी पढ़ते हैं अपन आगे। F0 क्या करता है यहाँ पर इनिबिशन ऑफ ओलिगोमाइसिन का इनिबिशन करेगा एंड F1 क्या करेगा, फर्स्ट फैक्टर डिस्कवर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और अपन पढ़ते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है। इसमें देखो अब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है ना हमारे पास, उससे हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयन कहाँ जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं मैट्रिक्स की ओर। ठीक है। सॉरी, आउटसाइड मतलब कि ल्यूमेन में जाते हैं 4 H+ आयन। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 2 से कोई भी H+ आयन नहीं जाता, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 जाते हैं एंड कॉम्प्लेक्स 4 से 2 H+ जाते हैं। ठीक है। अब देखो H+ ना इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है। जब H+ इकट्ठा होने लगेगा यहाँ पर तो इसको H+ को निकालने के लिए वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूरी हुआ ना, तो हमारे पास यहाँ पर पाया जाता है कॉम्प्लेक्स 5 होता है। यहाँ से H+ ना बाहर आता है F0 F1 चैनल के थ्रू। ठीक है। जिससे हमारे पास एटीपी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर चैनल्स पाए जाते हैं। तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन्स आर पम्प्ड आउट। ठीक है। प्रोटॉन्स को अपन पंप कर दिए बाहर। 4 प्रोटॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड 4 प्रोटॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 एंड 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स कॉजेस जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन का ट्रांसफर क्या कॉज करता है, जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट का जनरेशन होता है कहाँ पर, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज़ इम्परमिएबल टू आयंस के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है। द ओनली रूट इज थ्रू FO सब यूनिट ऑफ ATP कॉम्प्लेक्स, और ये ओनली रूट होता है। ठीक है। व्हेन प्रोटॉन मूव्स थ्रू FO सब यूनिट इट कॉजेज रोटेशन ऑफ गामा हैंडल। ठीक है। देखो अपन ने पढ़ा था गामा हैंडल क्या होता है ना। गामा हैंडल क्या होता है, जो FO और F1 सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है उसे अपन बोलते हैं गामा हैंडल। ये देखो ये हमारे पास F1 सब यूनिट हुआ, ये FO हुआ, दोनों को कनेक्ट रहता है गामा हैंडल के थ्रू। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, व्हेन प्रोटॉन्स मूव्स थ्रू द FO सब यूनिट
इट कॉजेस रोटेशन ऑफ गामा हैंडल का रोटेशन कॉज करेगा ये ऑफ F1 कॉम्प्लेक्स। रोटेशन ऑफ गामा हैंडल कॉजेस कॉन्फॉर्मेशन चेंज इन बीटा सब यूनिट नॉन एज वाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म। ठीक है, सो क्या होगा, देखो यहाँ पर गामा हैंडल रोटेट करेगा तो F1 कॉम्प्लेक्स रोटेशन, देखो गामा हैंडल रोटेट करेगा यहाँ पर ना, तो इससे कनेक्टेड है F1, तो F1 भी रोटेट करेगा। ठीक है, जब F1 रोटेट करेगा तो क्या होगा, कन्फॉर्मेशन चेंजेस होंगे बीटा सब यूनिट में। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं क्या, वाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ा एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। F1 सब यूनिट होता है ये गामा हैंडल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में FO सब यूनिट होता है यहाँ पर। ठीक है, और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में क्या होता है, S+ इकट्ठा होते जाते हैं यहाँ से, इसको अपन को क्या करना होता है, बाहर करना होता है मैट्रिक्स की ओर। ठीक है, ये होता है। सो उम्मीद है आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझ में आया होगा एंड एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है ये भी समझ में आया होगा, है ना। सो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।